आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ वो व्यक्ति होता है जो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक आदि सभी मायनों में स्वस्थ हो। जब हम शारीरिक सुंदरता की बात करते हैं तो सुंदर चमकदार बाल सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों से बालों में असमय टूटने और कम होने से हम परेशान भी होते हैं। ऐसे में एक विकल्प है हेयर ट्रांसप्लांट। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विकास पांथरी। आपसे बात कर रहे हैं शिवम मिश्रा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आजकल चूंकि देखा जा रहा है हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है, लोगों के बीच में बड़ी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो हम बेसिकली ये जानना चाहेंगे कि हेयर लॉस क्या है और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं। देखिए, हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना, अगर हम इसको डिवाइड करें मेल्स और फीमेल्स में यानी पुरुष और स्त्री में, तो पुरुषों में इसका कारण होता है, इसे बोलते हैं अनुवांशिक गंजापन यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस। साइंटिफिक टर्म में हम इसे कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रो मतलब टेस्टोस्टेरोन, पौरुष बाल को उड़ाता है और मातृत्व यानी एस्ट्रोजन बाल को बचाता है। तो एक तो आपका हार्मोन लेवल हो गया, दूसरा आता है जेनेटिक यानी जीन्स। 3 जनरेशन में कोई भी जेनेटिक प्रिकर्सर आपको वो जीन दे सकता है और आप उसके पैटर्न पे गंजे होते जाएंगे। तो पौरुष के और जीन्स के कारण इसको अनुवांशिक गंजापन कहा जाता है। स्त्रियों की जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स में मल्टीपल कॉजेज होते हैं, वो ज्यादातर मेडिकल कॉजेज होते हैं। मेडिकल कॉजेज में जैसे पीसीओएस सिंड्रोम हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है, उनको ओवरी में काफी सिस्ट हो जाते हैं तो उनको मेल हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं। ऐसी फीमेल्स में वेट गेन देखा जाता है, फेशियल हेयर यानी मुंह पे बाल देखे जाते हैं और हेयर लॉस पैटर्न काफी बढ़ जाता है उनका। फिर आता है हाइपोथायराइडिज्म, फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12, D3 इनकी डेफिशिएंसी। इसलिए फीमेल्स में हमेशा हमें मेडिकली उनको बहुत ज्यादा अलग अलग विटामिन चेक करने पड़ते हैं और उस हेयर लॉस को ट्रीट करना पड़ता है। सर, इसमें जनरली देख रहे हैं कि इसमें तनाव भी कोई कारण होता है। देखिए, तनाव को मैं बोलूंगा ये आग में घी का काम कर सकता है, पर ये प्रिकर्सर या प्राइमरी कॉज नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट का। और हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है और क्या इसे कोई भी करा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी करा सकता है, पुरुष स्त्री दोनों करा सकते हैं। और अगर मैं उम्र की बात करूं तो 25 साल के बाद ही मैं ऑपरेट करता हूं, 24 कंप्लीट होने के बाद। उससे पहले थोड़ा हेयर लॉस पैटर्न प्रिडिक्टेबल नहीं होता। 25 से 65 साल, इवन मैंने एक 68 ईयर ओल्ड को ऑपरेट करा हुआ है। कोई भी इसकी सर्जरी को करा सकता है, पुरुष भी और स्त्री भी। अब जब हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो हम सब में सर के पीछे जो पार्ट हम तकिए पर रखते हैं उसको हम डोनर एरिया बोलते हैं। वो डोनर एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पौरुष के जो अटैच होने के रिसेप्टर हैं 5 अल्फा रिडक्टेज, वो उसमें है ही नहीं। इसलिए ये बाल तो मृत्युशैया तक साथ में जाते हैं। हर किसी के बाल रहेंगे, कोई कितना भी गंजा हो। इन्हीं बालों को हम वहां से चुरा कर आगे लगा देते हैं जहां रिक्वायरमेंट है। इस सिंपल सर्जरी का नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर मान लीजिए सर किसी के पीछे भी बाल नहीं है तो क्या आर्टिफिशियल बाल भी लगाए जा सकते हैं। अगर किसी के पीछे भी बाल नहीं है तो हम उसकी दाढ़ी को यूज कर सकते हैं। दाढ़ी अगर कम है, पीछे भी बाल नहीं, जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, उन पेशेंट में आईब्रो भी नहीं होती, बगल के बाल भी नहीं होते, पूरे बॉडी में ही बाल नहीं होते। ऐसे पेशेंट्स के लिए बेस्ट है कि वो हेयर पैच पहने, हेयर सिस्टम्स। ओके सर, अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के पहले और बाद में क्या सावधानी रखनी होती है, क्योंकि लोगों के मन में कई बार बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इसके बाद पता नहीं क्या क्या सावधानी रखनी होगी। देखिए, पेशेंट की तरफ से तो सिर्फ डिसीजन लेना मेन होता है, मेन सावधानियां आ जाती है डॉक्टर्स की टीम की तरफ से। हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हमको 2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा पेशेंट मेडिकली ऑप्टिमाइज है कि नहीं, उसके लिए कुछ बैटरी ऑफ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, प्लस एक लोकल एनेस्थीसिया का पैच टेस्ट कराते हैं कि ट्रांसप्लांट उनके लिए सेफ है या नहीं है। इसके साथ में सर्जरी के एक रात पहले उस हेड वॉश कराते हैं ताकि सर पे कोई भी इन्फेक्शन ना रहे। अब जब हम ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद बड़े सिंपल प्रिकॉशंस होते हैं। आपने 5 दिन अपनी रूटीन एंटीबायोटिक्स करनी है जो कि आपके डॉक्टर लिख के दे देंगे। 5 दिन आपने बेटाडिन डोनर एरिया पे लगाना है और सामने के ग्राफ्ट पे नॉर्मल सलाइन छिड़कना है ताकि वो ड्राई ना हो और वेट रहे। तीसरा, आपको ये देखना है कि चौथे दिन तक आपके सर की माथे की सूजन उतर जानी है। वो एक टाइम है जब आप थोड़ा रेस्ट लें घर पे। 5वें दिन से अपनी रूटीन लाइफ आप कर सकते हैं। और सर, ये हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर क्या क्या, अभी चूंकि हम देखते हैं बहुत सारे मिथ समाज में चल रहे हैं इसको लेके, तो क्या जो आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो क्या क्या उनके मन में प्रश्न रहते हैं, क्या क्या मिथ्स रहती हैं उनको। देखिए, प्रश्न तो सर्जरी के अलग हो गए। मिथ्स जो आप पूछ रहे हैं, सबसे कॉमन मिथ जो मुझे सुनाई देता है खासकर मेरी Tier 2 सिटी के पेशेंट से, वो ये कि क्या ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है। अब ये गलत धारणा है बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसप्लांट से कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। आपकी अपनी कोशिका अपने शरीर में जा रही है, कोई फॉरेन बॉडी हम इंसर्ट कर ही नहीं रहे। दूसरा मिथ लोगों में ये आता है कि ट्रांसप्लांट के बाल जल्दी गिर जाते हैं। अब ये एक सही धारणा भी है, गलत भी है। सही धारणा इसलिए क्योंकि अगर हम अपने डॉक्टर की बराबर से जांच पड़ताल ना करें, एक चॉइस अच्छी ना ले, कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सस्ती सर्जरी के चक्कर में थोड़ा कम क्वालिफाइड जगहों में या कम एक्सपीरियंस जगहों में चले जाते हैं।
तो हमारे डोनर एरिया में एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट जोन रहता है। सर्जरी के समय एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए ये जानने के लिए कि मैं परमानेंट जोन के बाल ज्यादा ले रहा हूँ और आगे लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम नॉन परमानेंट जोन के बाल आगे लगा देंगे एक स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ पीरियड में 2 साल 3 साल 4 साल में बाल उड़ जाने। सर एक सवाल और है कि क्या हेयर लॉस का खतरा आयु वर्ग के विशेष लोगों को ही को ज्यादा होता है, पर्टिकुलर ऐसा कोई चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर मैं, अब मुझे 14 साल हो गए, अगर मैं पास्ट डिकेड की बात करूं तो आजकल मेरे जो पेशेंट्स हैं अगर मैं उन्हें परसेंटेज में डिवाइड करूं, अब 75 से 80% जो पेशेंट्स हैं मेरे वो यंगर एज ग्रुप में आ रहे हैं। पहले रूटीनली जब ये हेयर ट्रांसप्लांट नया नया निकला था, हमने करना शुरू करा था 2010-11 में जब ये फैलना शुरू हुआ था, उस समय में रूटीनली मोस्टली 40 साल के 40 ईयर प्लस लोग कराते थे इलेक्टिव सर्जरी की तरह। अब क्या हो गया, अब हर बच्चा अपने लुक के लिए कॉन्शियस हो गया। तो आज की डेट में 75 से 80% पेशेंट तो मेरे 25 से 30 साल की एज ग्रुप में आ रहे हैं। ये आयु वर्ग अब बहुत ज्यादा ही हेयर ट्रांसप्लांट में वो हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। देखिए पहले तो ऐसा कहा जाता था कि बुढ़ापे में बाल जाते हैं, लेकिन आजकल जैसा देख रहे हैं चीजें चेंज हो रही हैं। इसका कारण यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जेनेटिक्स बहुत इन्वॉल्व होती है। डार्विन्स लॉ क्या कहता है कि हर प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के साथ यानी नेक्स्ट जनरेशन के साथ जेनेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रांग होता जाता है। तो इसमें एक रूल ऑफ 10 आता है कि अगर फादर को, या अगर आपके फादर पे करते रहे, सपोज दादाजी नहीं आपके फादर पे करते रहे, अगर फादर को हेयर लॉस 35 साल की उम्र में शुरू हुआ है और वो 45 साल तक चल के तब गंजे हुए हैं, बच्चे को 25 साल से शुरू हो जाएगा और वो ड्यूरेशन भी हाफ होगा। जैसा कि सर अभी हम देख रहे हैं कि हेयर लॉस की समस्या किसी पुरुष वर्ग में सीमित नहीं है, महिलाओं को भी हो रही है। तो क्या महिलाएं भी इस प्रोसेस को अपना सकती हैं, इसको करा सकती हैं? एब्सोल्युटली। उनमें हम डोनर एरिया की पार्शियल ट्रिमिंग करते हैं, ऊपर से फ्लैप उठा के बालों का छोटा सा एरिया ट्रिम करके बाल निकाल देते हैं, ताकि इमीडिएटली जब वो बाल छोड़े या जूड़ा बनाए कोई सबूत ही ना रहे कहां से बाल लिए गए। सेकंड, जब हम उनकी इम्प्लांटिंग भी करते हैं फॉलिकल्स की, तो उनके बाकी के बाल भी लंबे छोड़ देते हैं, ताकि तीसरे दिन से रूटीनली वो अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर सके। स्त्रियों में पहले लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हम उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करें पहले कि ट्रांसप्लांट करें। इसलिए हर स्त्री को पहले आके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एग्जामिन कराना चाहिए। सर एक सवाल और है, क्या हर पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। होता क्या है, आजकल बच्चे अपने डेंसिटी यानी वॉल्यूम को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं। हमें समझना है, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते रहे वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, वैसे ही ट्रांसप्लांट के अगर हम साइंस में आए तो वॉल्यूम इज थिकनेस इनटू नंबर्स। नंबर्स अगर आपके कम हो गए और आपको बॉल्ड पैच बन गया है, फ्रंटल आ गया है या पीछे वर्टेक्स एरिया में आ गया, आप इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करा लीजिए। बट अगर थिकनेस इफेक्ट हो रही है और नंबर्स उतने ही है, तो बेहतर है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहले जाएं। कई सारी मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, PRP थेरेपी, और साथ में मेडिकेशंस जो हम देते हैं। उसके बाद हम डिसीजन ले ट्रांसप्लांट की जरूरत है कि नहीं। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हेयर लॉस के लिए जो अभी वर्तमान में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ खान पान में, लाइफस्टाइल में हम कुछ कर सकते हैं इससे इसमें कमी आ सकती? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी चीज में स्ट्रेस करूंगा, और ये भी एक मिथ ही है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं खान पान सही नहीं रख रहा इसलिए मेरे हेयर लॉस हो रहा है। हमें पहले एक चीज समझनी है, नाखून और बाल केराटिन है, डेड टिश्यू। ये हमारी कोशिकाएं हैं, यानी नेल बेड और फॉलिकल बाल का यानी रूट, जो कि जीवित है। बाल क्या है, वो केराटिन का 1 mm का, जैसे हम बचपन में पिट्ठू खेलते थे, 1 mm का कलेक्शन होता रहता है। इसीलिए बाल 1 mm पर डे यानी 3 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो करता है। यही कारण है कि नाखून और बाल काटने में हमें खून नहीं निकलता है, ये डेड टिश्यू है। जब हम बात रूट्स की करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट पे फोकस करना चाहिए। कई पेशेंट जो इमीडिएट वेट लॉस के लिए जाते हैं लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट के लिए, उन लोगों में जरूर हेयर लॉस बढ़ता हुआ देखा गया। सेकंड, कई सारे हमारी खान पान की हैबिट्स में, जैसे अगर हम स्मोकिंग ले लें या ड्रिंकिंग ले लें, उसमें हेयर लॉस तो मैं एकदम नहीं कहूंगा होता है, लेकिन डिफ्यूज थिनिंग हो जाती है पूरे सर पे, उनके बाल पतले होने लगते हैं। यहाँ तक कि क्रॉनिक स्मोकर्स में मैंने देखा है कि उनके डोनर एरिया के बाल भी पतले होते हैं, जो हमें आगे लगाने पड़ते हैं। चलते चलते क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि वो क्या सावधानियां रखें ताकि हेयर लॉस कम हो? देखिए, मैं श्रोताओं को एक ही चीज के लिए एजुकेट करूंगा। आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा इतना फैल चुका है कि अब टायर 2 टायर 3 सिटी के भी आते हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि जब भी आप चॉइस करने जाएं हेयर ट्रांसप्लांट के, आपने 2 फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने हैं। पहला, मेरे डॉक्टर कितने एक्सपीरियंस है, कितने क्वालिफाइड है, उनकी सर्जरी का सक्सेस रेशियो क्या है। दूसरा, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी SOP उनके क्लिनिक में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, हाइजीन के साथ, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के साथ सर्जरी हो रही है कि नहीं, पहले आपका ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है कि नहीं, और बाद में आपको क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह देके वो अच्छा फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज दिस सर्जरी इज वेरी सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। हेयर ट्रांसप्लांट, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे इस भेंट वार्ता में, जिसमें हमारे विशेषज्ञ थे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विकास पांथरी, और आपसे बात कर रहे थे शिवम मिश्रा।
इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है।